मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में इन सब चीज़ों को हराम करार दिया कि बेटी की हत्या मत करो, बेवा औरतों से धंधा मत कराओ। फिर उन्होंने कहा ब्याज लेना हराम है। जो सच्चे मुसलमान हो आज भी ब्याज नहीं लेते। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, एक बार मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, उनसे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और 3 महीने बाद लौटाई तो मैं उन्हें ब्याज देने लगा तो उसने हाथ जोड़ लिया कि मुसलमान ब्याज नहीं ले सकता। उसने जो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, 2 के 2 ही उन्होंने वापस लिए। ठीक है, नशा करना हराम है, कोई सच्चा मुसलमान शराब भी नहीं पीता। और फिर जब मैं इस्लाम की तरफ आया मुझे लगा अरे ये सूद भी हराम है। मुझे शॉक आई वाज शॉक्ड, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब बॉक्सेस टिक होते चले जा रहे हैं। अभी मैंने पूरी जिंदगी का मैं आपको एक बहुत मुख्तसर से बता रहा हूँ ये कैसे मैंने रियलाइज किया है इसको। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक्चुअली नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड से हूँ और मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था अपने मोस्ट ऑफ माय लाइफ एक्चुअली। और आपकी स्ट्रीम्स ने काफी मुझे हेल्प करी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इस्लाम, उसकी थियोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और मुझे मतलब काफी हेल्प मिली है टू अंडरस्टैंड, टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और अदरवाइज बिफोर कमिंग बिफोर सीइंग योर स्ट्रीम्स आई हैड अ वेरी ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेथ। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मैं। थैंक यू, बिग फैन ऑफ यू। और मुफ्ती साहब ये भी है कि क्योंकि मैं जैसे इंडिया से बिलोंग करता हूँ और नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड रहा है मेरा, और जैसे मेरी जो स्कूलिंग भी रही है वो उस एनवायरनमेंट में रही है जिसमें अल्कोहल वाज वेरी नॉर्मल एंड गैम्बलिंग वाज नॉर्मल। इनफैक्ट यहाँ पे त्योहारों में भी लोग गैम्बलिंग करते हैं। तो ऐसे मैंने अपने जिंदगी को बहुत ही गौर से देखा और उस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया और ये पाया कि ये चीज डेफिनेटली आर नॉट राइट। ये मुझे इस्लाम का कोई भी नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। और फिर मुझे जब पता लगा धीरे धीरे कि हाँ ये चीजें इस्लाम में हराम करी गई हैं, तो मुझे काफी एक दिल से उससे कनेक्शन हुआ कि हाँ ये मुझे फितरत में पता था कि ये चीज गलत है और ये भी मुझे इस स्क्रिप्चर में नजर आ रही हैं चीजें। तो धीरे धीरे करते करते मुझे बहुत समय लगा टू केयरफुली स्टडी द स्क्रिप्चर एंड योर लेक्चर्स। एंड मुझे मतलब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि दिस इज डेफिनेटली द ट्रूथ। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा है। एंड 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 मुफ्ती साहब ये भी मुझे मैं कहना चाहूंगा कि स्कूलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा है टू डिस्टॉर्ट द थिंकिंग, बिकॉज स्कूलिंग सिस्टम से आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड मुफ्ती साहब, बिकॉज वो एकदम ही अलग ही दुनिया में लेके चले जाते हैं। और खुदा का तो यहाँ पे इंडिया में तो कोई तस्वुर ही नहीं है। खुदा भी है, उसकी जात भी है, चलो सर मुझे सर डर तो दूर की बात है, खुदा है भी नहीं, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक तरह से एथीज्म एक डिफॉल्ट पोजीशन बन गई है एकेडमिक सिस्टम की यहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कोई बेसिक्स पे कोई बात करता नहीं है और सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात चल रही है फिजूल की। आप बेसिक्स पे आइए, कोई आता नहीं है बेसिक्स पे। दैट इज समथिंग व्हिच आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद। भाई आप ये देखें कि इंडिया की सूरत हाल ये है, आपकी बात काट रहा हूं, कि जावेद अख्तर के जिनको शायरी करनी चाहिए थी और बॉलीवुड के लिए गाने लिखने चाहिए थे, वो एथीज्म पर और खुदा के एग्जिस्टेंस पर और मोरालिटी पर लेक्चर देते फिर रहे हैं। और दुनिया है कि ताली बजा रही है। उनका ऑडियंस में सब नौजवान है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, वो खूब उनके बड़े 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 फैन हैं। और उनके जो दलाइल हैं, बाज मरतबा में उनके एविडेंस जो उनकी कभी कभी क्लिप्स आ जाती हैं वो सुनता हूँ, बच्चों के खाली से नहीं ऐसा कि जैसे एक आदमी वैसे ही थोड़ा बहुत उसको एथिज्म या मोरालिटी या रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो उसका इब्तदाई फेज होता है वो जावेद अख्तर का फेज है और उस पर लोग इतने उनसे मुतासिर हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि एजुकेशन सिस्टम ने क्या प्रोड्यूस किया है। जी मुफ्ती साहब। और सर मुफ्ती साहब ऊपर से बात यह है कि जो एकेडमिक सिस्टम में सिर्फ हमको जॉब्स के लिए तैयार करिए, मतलब जॉब्स के लिए तैयार करते हैं और फिर ऊपर से फिर उसका हमको फिर लोन लेने के लिए भी मतलब मजबूर किया जाता है। इतनी महंगी एजुकेशन है तो उसमें फिर हमको ईएमआई में भी हम फंस जाते हैं जाके। फिर उसमें मैंने भी रियलाइज किया कि ईएमआई हम भर रहे हैं पूरी जिंदगी और मजबूरन अगर हमको जॉब पसंद भी नहीं है तभी हमको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मुझे वो सिस्टम बिल्कुल बेकार लगा। और फिर जब मैं इस्लाम की तरफ आया मुझे लगा अरे ये सूद भी हराम है। मुझे शॉक लग आई वाज शॉक्ड, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब बॉक्सेस टिक होते चले जा रहे हैं मुफ्ती साहब। ये मुझे पूरी जिंदगी का मैं आपको एक
बहुत मुख्तसर से बता रहा हूँ ये कैसे मैंने रियलाइज किया है इसको। तो ये एक एक बॉक्स टिक होता चला गया जैसे जैसे मैं जीवन जीता चला गया कि ये तो पूरा एकेडमिक सिस्टम शुरू से ही खराब चल रहा है कि मतलब या कैसे हमको नौकरियां करनी है ईएमआई में और मुफ्ती से ईएमआई से वो लोन पे लेके और डेट सिस्टम जो है वो कैसे सप्रेस करता है नेशंस को भी, वो भी हमको दिख जाता है जैसे सारा पाकिस्तान दिख का रहा हाल है इस वक्त के पूरे मुल्क की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसीज हैं, वो सब की सब आपके डेट से कनेक्टेड है। आपने आईएमएफ से कर्जा लिया, लोन लिया, और अब पूरे मुल्क की जो पॉलिसी है वो उसके एतबार से बनेगी। तो और जिन मुल्कों ने लोन नहीं लिया उन पे हमला हो जाता है कि तुमने लोन क्यों नहीं ले रखा अभी तक। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से सूद ने तमाम दुनिया के सिर्फ मुल्कों को नहीं बल्कि एक एक इंडिविजुअल को अपने उसमें जकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में आप देखें, इंडिया में एक अरसे से किसानों का मूवमेंट चल रहा है और कितने ही किसानों ने खुदकुशी की है। क्यों की है? कि भाई बैंकों से कर्जा लिया था, वो सूद पे लिया था, वो बैंकों ने माफ नहीं किया, फसलें खराब हो गई, वो अदा नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो ये जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इससे इंसान ये सबसे ज्यादा जालिम और जाबिर सिस्टम है जो इंसान ने प्रोड्यूस किया है, और इस्लाम ने पहले दिन से इसके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। जी मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब इसलिए मुझे मतलब बहुत मतलब धीरे धीरे मतलब मुझे ये एकदम रियलाइज नहीं हुआ, दिस हैज बीन माय रिसर्च ओवर मेनी इयर्स। और इसी फिर मैं यूपीएससी की तैयारी भी करता था अपने दिनों में, और उसमें मुझे एक मौका मिला टू स्टडी आवर एनसीईआरटी बुक्स और स्टडी स्पेसिफिकली साइंस, बिकॉज मैं देखता था मेरे जो दोस्त लोग हैं और हमारे जो नौजवान लोग भी हैं वो साइंस से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं स्कूलिंग सिस्टम में। साइंस 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 इज एवरीथिंग, साइंस को उन्होंने एक तरह से बहुत ही ऊपर खुदा का दर्जा दे दिया है। तो फिर मैंने ज्यादा रुचि साइंस में दिखाई, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता कि साइंस है क्या, क्यों लोग इसको लेके पागल हैं। हालांकि जितना मैंने स्टडी किया साइंस को लेके, साइंस कोई बुरी बात नहीं है, ऑफ कोर्स दुनिया को समझने का एक अच्छा तरीका है, एविडेंस के बेसिस पे एक एम्पिरिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट उसके उसके बेसिस पे जो साइंटिज्म लेके आए हैं, मतलब ये फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म और मटेरियलिज्म के भैया साइंस ही सब कुछ, जो इमटेरियल चीज कोई होती ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ मटेरियल चीजें ही होती मुझे हैं। ऐसा लग रहा है प्रसिद्ध साहब आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं टीचर भी हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ टू वॉच योर वीडियोस, मतलब थोड़ा अकल आए उनको भी। और आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप यानी स्कूल में पढ़ाते हैं या स्कूल से बाहर कहीं अपने स्कूल से बाहर, ओके, हाँ, ट्यूटरिंग। ठीक है, सो सही है। तो चलें, बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके। और ये आपका देखें, मैं अपने सभी नाजरीन को ये कहना चाहूंगा कि जो गुफ्तगू हुई है मुख्तसर सी प्रसिद्ध साहब से, ये असल में एक इंसान का जो नेचर है, जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, फितरत जिसको हम बोलते हैं, ये फितरत बोल रही है। वो जो एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके वालिदैन या इन्वायरमेंट, वालिदैन भी तो इन्वायरमेंट ही में है, जो इन्वायरमेंट है वो उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देता है। असल हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। तो अब हमारे प्रसिद्ध भाई एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए, एक ऐसे घराने में, एक ऐसे माहौल में कि जहां शराब भी थी, जुआ भी, और वो उनकी फितरत इसको बता रही थी इनको कि भाई ये चीजें गलत हैं। और फाइनली फिर उन्होंने इन चीजों के ताल्लुक से इस्लाम में पढ़ा कि इस्लाम ने कितना सख्त मौक़िफ़ और स्टैंड इन चीजों के ताल्लुक से ले रखा है। ये एथीज्म के खिलाफ हैं, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, ये साइंटिज्म के खिलाफ हैं। ये सब क्या है? ये फितरत है इंसान की। और इस्लाम के ताल्लुक से कहा जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है। ये इंसान की उस नेचर को, उस फितरत को, उस इंस्टिंक्ट को अपील करता है कि जो परसिद साहब के अंदर हमने देखी है। और परसिद साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों की, उन लोगों की जिन्होंने गैर मुस्लिम माहौल में आंखें खोली हैं, जो इन चीजों को गलत समझते हैं। बस उनको कोई बैकिंग नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई एविडेंस इन चीजों के खिलाफ नहीं मिलता, लेकिन दिल से वो इन चीजों को सही नहीं मानते। ऐसा तो नहीं है कि हर हिंदू शराब पीता है, ऐसा नहीं है कि हर सिख जुआ खेलता है, ऐसा नहीं है कि हर ईसाई पोर्क खाता है। नहीं, ये बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन चीजों से बचती है। ये उनकी फितरत है। सही कहा ना मैंने परसिद साहब?
जी बिल्कुल सही कहा आपने मुफ्ती साहब, और मैं आपका अगेन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बस एक छोटी सी चीज आखिरी जी तरफ में ये बोलना चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा एक्चुअली मैंने काफी रिसर्च करी है अपने स्कूलिंग सिस्टम पे, जी और क्योंकि साइंटिफिक बिकॉज मैंने देखा कि हमारे नौजवानों का जो रुझान है वो साइंस की तरफ बहुत ज्यादा है, तो मैंने साइंस पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। और क्योंकि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करा करता था उसमें उस टाइम पे यूट्यूब पे मैं आई यूज्ड टू रिसर्च, और उस टाइम पे एक टॉपिक आता है, फ्लैट अर्थ का टॉपिक आया यूट्यूब पे ऐसे ही, और बहुत पॉपुलर भी हुआ। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या बकवास बातें हैं, फिजूल बातें, ऐसी कैसे फ्लैट अर्थ, ये सब हमने तो कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। तो मैंने फिर भी रिसर्च किया उसको, और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। फिर मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की कि भैया चलो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं कि हम एक स्फेरिकल अर्थ पे रह रहे हैं और वो घूम रही है, तो इसका एविडेंस क्या है। ये मैंने अपने आप से खुद जानने की कोशिश की, और फिर मैंने साइंटिफिक मेथड को पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड हमारा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो हमारे पास ऐसी क्या दलील है, ऐसे क्या प्रूफ्स हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे जिस धरती पे हम खड़े हैं वो एक उसमें एक कर्वेचर है, और वो घूम रही है, क्योंकि ऐसा तो हमें कहीं दिखता नहीं है। और फिर मैंने इसके संबंध में बाकी टेक्स्ट भी पढ़े, और मुझे बाकी टेक्स्ट बुक्स में भी मुझे कहीं ऐसा एविडेंस नहीं मिला। मुझे बहुत सर्च करनी पड़ी, तब जाके मुझे बहुत एक दो कोई एक्सपेरिमेंट मिले, और वो भी मुझे कुछ खास जमे नहीं। तो मैं बस इतना ही आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, आप जरूर इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये डिसेप्शन का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। इस हम आखिर की तरफ जा रहे हैं एंड टाइम्स में, और ये दज्जाल का सबसे बड़ा डिसेप्शन है कि बच्चों को आपको अल्लाह ताला से दूर करना है, तो शुरू से ही उसको ऐसा पढ़ा दो कि उनका वजूद ही नहीं है। तो जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल हम पढ़ते हैं स्कूल में, वही बुनियाद बनती है बिग बैंग की, वही बुनियाद बनती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, बिकॉज उसमें कोई सुपरनैचुरल बंदा नहीं है, दे रिजेक्ट सुपरनैचुरल बीइंग्स। तो इसलिए अगर हम ये डिस्प्रूव कर देते हैं कि हीलियोसेंट्रिक नहीं है हमारी दुनिया, उससे अल्लाह ताला का वजूद वाज़ेह हो जाता है। और मैंने भी मैंने बाइबल भी मैंने बहुत पढ़ा, मैंने कुरान भी मैंने काफी उसको ढंग से पढ़ा है। मुझे ना बाइबल में और ना कुरान में ऐसा कोई भी वो चीज नहीं मिलती है जो ये पिन पॉइंट एक्सप्लिसिट अनएम्बिगुअसली स्टेट करते कि वी आर दैट द अर्थ इज मूविंग, और दैट द अर्थ हैज अ कर्वेचर। एंड आई टोटली believe in this, because I don't believe in this, I know this because I have no evidence to back this up, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ बेस्ड ऑन माय रिसर्च। तो अगर आपको हाँ जी चलें तो बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं चूंकि गुफ्तगू कहाँ से चली और कहाँ पहुंची, लास्ट पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को फ्लैट अर्थर नहीं मानता हूं। तो ये पहले ही मैं बता दूं, नॉट दैट कि मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस है कि कोई कर्वेचर है या यानी ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल सही है। मेरे पास कोई यानी इस ताल्लुक से मैंने कोई डीप रिसर्च अभी तक की भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो फ्लैट अर्थर्स हैं, जैसे हमारे प्रसिद्ध भाई हैं, ये भी अकेले नहीं हैं। इनफैक्ट अमेरिका में हर साल फ्लैट अर्थर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है, और मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत पर जो साइंटिफिक डॉगमा है उसके खिलाफ ये लोग मिलते हैं, उसके खिलाफ रिसर्च पेपर्स पेश करते हैं। हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हर चीज को समझने के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके ताल्लुक से अपनी रिसर्च को जारी रखना चाहिए। इस्लाम की इस ताल्लुक से क्या पोजीशन है? इस्लाम की इस ताल्लुक से कोई पोजीशन नहीं है। इस्लाम की पोजीशन अर्थ के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि जमीन के ताल्लुक से है। जिस जमीन पर मैं, आप और हम सब उठते बैठते चलते फिरते हैं, वो जाहिर है कि हमारी निगाह के सामने फ्लैट है, उसमें कोई कर्वेचर तो है नहीं। जिस प्लॉट के ऊपर आपने मकान बना रखा है उसमें कर्वेचर होगा तो आपका मकान ऐसे होगा, बिल्कुल आधा इधर आधा उधर, और आप टेढ़े चल रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। आप आराम से, अल्लाह ताला ने उस जमीन को जो आपके लिए गहवारा बनाया है इंसान के लिए, उसमें वो आराम से उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, मकान बनाता है। तो उस जमीन के ताल्लुक से कुरान करीम ने वाज़ेह अंदाज से कहा कि ये फ्लैट है, और कोई भी आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता चूंकि हमारी निगाहों के सामने है। इस पूरी अर्थ के बारे में इस्लाम ने कोई नुक्ता नजर नहीं दिया है सिवाय सूरह यासीन की एक आयत के,
कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, कि फलक में यानी स्पेस में हर चीज तैर रही है, हर चीज कुल्लुन। तो ये चंद आयतें हैं। बाकी क्या इस्लाम की पोजीशन फ्लैट अर्थ वाली है या हीलियोसेंट्रिक है, इस ताल्लुक से इस्लाम की कोई फाइनल पोजीशन नहीं है। ये साइंस का मैदान है और साइंस को इस ताल्लुक से अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। ठीक है जी मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, थैंक यू। थैंक यू।